हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी के द्वारा चलाई गई टेस्ट सीरीज़ के पहले पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इस टेस्ट में आए शुरू के 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि रिलेटेड है बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश से रिलेटेड है। तो इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जो हमें देखने हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, इन्हें श्रीलंका में रचित और संकलित किया गया था। इनमें बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास के साथ साथ बौद्ध की जीवनी का उल्लेख है। इसकी रचना पाली भाषा में की गई थी। तो इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहूँगी कि ये जो दीपवंशा है, ये दीपवंशा में जो ये द्वीप है, ये किस द्वीप की बात कर रहा है? ये श्रीलंका की बात कर रहा है। तो दीपवंशा जो टेक्स्ट है, ये बुद्धिज़्म का टेक्स्ट है। इसमें श्रीलंका उस टाइम पे, ये 4th सेंचुरी बीसी में इसको बनाया गया था किंग धातुसेना के द्वारा, जो कि श्रीलंका के किंग थे। तो इसमें जो है पूरी डिटेल उस समय की क्रोनोलॉजी है कि हिस्ट्री श्रीलंका की और बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो वहाँ पे चल रहा था, तो वो सारी डिटेल्स इस दीपवंश टेक्स्ट में पाई गई हैं। और महावंशा भी ये एक पाली की एपिक पोयम है, महाकाव्य है, जो कि श्रीलंका से ही रिलेटेड है। और ये किंग विजया के टाइम पे इसको लिखा गया था। तो इसके जो स्टेटमेंट हैं, पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है श्रीलंका में रचित किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है इसमें बुद्धिज़्म और जो बुद्धा की बायोग्राफी है वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर अपना लास्ट स्टेटमेंट है जो बोल रहा है पाली भाषा में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसको पाली भाषा में इन दोनों जो टेक्स्ट हैं, इन दोनों ग्रंथ को लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है एलोरा में स्थित जो कैलाश टेम्पल है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। तो इसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, यह विश्व का सबसे बड़ा एकाश्म रचना मतलब कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। मोनोलिथिक इसका मतलब होता है कि आप एक पत्थर को, एक पहाड़ हो सकता है जो पूरे एक पत्थर से बना है, उसको काट के कोई अगर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, किसी एक ही पत्थर को काट के, ऐसा नहीं है कि उसको जो है अलग अलग जैसे हम लोग आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शन होता है उस टाइप का नहीं। इसमें ये होता पूरा पत्थर है, पहाड़ है, उसको काटेंगे शेप में, मंदिर के शेप में, किसी भी शेप में, तो उसे कहते हैं मोनोलिथिक या फिर एकाश्म संरचना। तो इसका पहला स्टेटमेंट तो सही है, यह सबसे बड़ी संरचना है वर्ल्ड में। ये जो कैलाश टेम्पल है, दुनिया में इतना बड़ा जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं पाया गया है, ये सबसे बड़ा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला, मंदिर के भीतर शेष शाही विष्णु की विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई है। तो इसमें जो इसके अंदर जो है, इस टेम्पल के अंदर है, ये शेष शाही मुद्रा में विष्णु जी की जो मूर्ति है वो रखी गई है। तो इसका स्टेटमेंट ये गलत है, ऐसा कोई भी वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं पाया गया है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, विभिन्न मामलों में यह महाबलीपुरम के रथ के समान प्रतीत होता है। हाँ, ये स्टेटमेंट इसका सही है, थर्ड। एक्चुअली ये जो टेम्पल है, इसके बहुत सारे फीचर जो है महाबलीपुरम जो हमारा टेम्पल है उससे रिलेटेड है। और भी जैसे इंडिया में जो नॉर्थ में कुछ टेम्पल्स हैं उनसे भी रिलेटेड इस कैलाश टेम्पल में पाए गए हैं कुछ। और राष्ट्रकूटा किंग के रेन में जो है किंग कृष्णा के टाइम पे इसको बनाया गया था। तो इसका स्टेटमेंट जो है फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है संगम लिटरेचर की, संगम साहित्य की। तो इसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, अहम अंडर संगम लिटरेचर जो है, ये संगम साहित्य के अंतर्गत जो अहम है, ये व्यक्तिपरक प्रेम से संबंधित कविताओं के संदर्भित करता है। तो जो ये संगम लिटरेचर के अंदर जो ये अहम जो है, इसका जो है ये रिलेटेड है किससे? लव पोयम से। तो पहला स्टेटमेंट जो इसका है ये सही है।
तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, जो बोल रहा है कि ये जो संगम लिटरेचर है इसमें अहम था, ये दूसरा पुरम है। ये डील करता है जो किंग के इमोशन से और किंग से रिलेटेड जो उनकी वीरता की और उनकी महिमा की बातें इसमें की गई हैं इस टेक्स्ट में। जो ये दूसरा, पहला अहम टेस्ट था, दूसरा पुरम टेस्ट है। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, जो कि है बोथ 1 and 2। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है आजीविका सेक्ट से। आजीविका जो है ये एक सेक्ट रहा है जिसके अंतर्गत हमने भौतिकवाद का मतलब होता है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो आजीविका सेक्ट है, ये मेनली एक उस पे भाग्यवादी बातें करती है, जिसका मतलब है, भाग्यवादी का मतलब ये होता है कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही, वो आपका कुछ आपके जो कर्म है, जो आप दुनिया में आके करोगे उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। ये सारी चीज़ों को ये नकारता है, लाइक ये जो कर्मा डॉक्ट्रिन है इसको ये नकारता है। तो इनका बस ये मानना है कि हम जो भी दुनिया में आता है तो उसके लिए कुछ भी जो होगा वो पहले से ही डिसाइड है, वो किसी तरह से चेंज नहीं हो सकता है। तो ये एक तरह से इसको फैटलिस्टिक या फिर भाग्यवादी जो है थॉट प्रोसेस है इसकी, आजीविका सेक्ट की। और इसको किसने बनाया था? ये इसको मखाली गोशाला जो है उनके द्वारा फाउंड किया गया था, जिसे ये नास्तिक सेक्ट भी कहते हैं, हेटेरोडॉक्स कहते हैं। इसको 5th सेंचुरी BC में बनाया गया है इन्हीं के द्वारा। तो इसका जो स्टेटमेंट है केवल ए, ये सही है। तो ये भौतिकवादी से रिलेटेड नहीं है और ये कर्मा में भी विश्वास नहीं करता है, जो कि मैंने बताया आपको। ये फैटलिस्ट टाइप है जो कि भाग्य पे विश्वास करता है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा चौथे का ए। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात करता है नाट्य शास्त्र से। तो नाट्य शास्त्र आप जानते हैं, इसमें ये किसके द्वारा संरचित किया गया था? ये भरत मुनि के द्वारा। और यह पहला स्टेटमेंट, यह नाटक, नृत्य और संगीत कला पर आधारित एक ग्रंथ है। ठीक है, तो ये डांस, ड्रामा और म्यूज़िक से रिलेटेड इसमें सारी चीज़ें हैं इस टेक्स्ट में। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इसको किसने किया था संरचित? इसको भरत मुनि ने किया था। इन्होंने ये जो नाट्य शास्त्र है इसको 5th वेदा भी कहा जाता है, 5वां वेद। हम जानते हैं हमारे पास 4 वेद हैं और इसको 5वां वेद कहा जाता है। ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है जिसमें जो है इसके जो फीचर्स हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब से लिए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऋग्वेद से इसमें जो है वर्ड्स लिए गए हैं, जो इसके शब्द हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। और जो म्यूज़िक वाला पार्ट है वो सामवेद से लिया गया है। और जेस्चर, जैसे ड्रामा, तो उसमें जो अलग अलग जेस्चर होते हैं उनको यजुर्वेद से लिया गया है। और इमोशंस को लिया गया है अथर्ववेद से। तो ये इसके जो स्टेटमेंट हैं दोनों सही हो जाएंगे, तो इसका आंसर है हमारा सी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है, ये कुछ रचनाएं हैं और उनके लेखक हैं। तो पहली जो रचना है संगीत सुधारक, तो ये दिया हुआ है सरंगदेव। फिर दूसरा है संगीत रत्नाकर, ये हरिपाल। और फिर तीसरा बोल रहा है बृहदेशी मतंग। तो इसका जो ये तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, जो बृहदेशी ये मतंग के द्वारा लिखी गई है। और जो ये पहला बता रहा है संगीत सुधारक सरंगदेव, ये गलत है। ये जो संगीत सुधारक है ये लिखा गया है हरिपाल के द्वारा, हरिपाला ने लिखा है। और संगीत रत्नाकर को लिखा गया है सरंगदेव के द्वारा। तो आप देख सकते हैं ऑपोजिट कर दिया गया है। तो इसका पहला दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन ए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 7th नंबर है। ये निम्नलिखित में से कौन से भारतीय वैदिक युग की प्रसिद्ध कवित्री हैं? तो ये हमारा जो वैदिक
एज था उस टाइम पे जो वुमेन पोएट्स रही हैं तो उनके बारे में पूछ रहा है। इनमें से कौन कौन सी जो है वुमेन पोएट उस वक्त रही हैं। तो वैदिक एज में जो मेन फेमस कुछ पोएट रही हैं, आपने नाम सुना होगा, जैसे कि जिनका नाम है घोषा, लोपामुद्रा और गार्गी, मैत्री, अपाला। तो ये कुछ पोएट रही हैं उस टाइम पे जिनके नाम हैं। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सी सही है कौन सी नहीं सही है। तो पहले ये बता रहा है लोपामुद्रा, तो ये हमने देखा है कि स्टेटमेंट में है। फिर गार्गी भी है। घोषा भी इसमें जो ऋग्वेद की जो कुछ पोइट्स थी उसमें इंक्लूडेड है। फिर बोल रहे हैं मीराबाई। अब मीराबाई आप जानते हैं ये करीब 1500 के टाइम पे 1502 से 1556 के टाइम की रही हैं। तो ये ऋग्वैदिक एज नहीं है, ऋग्वैदिक नहीं, ये वैदिक एज नहीं है जो टाइम पीरियड है। तो आप इससे एलिमिनेट कर सकते हैं कि चौथा तो हमारा नहीं होगा। तो ये पहले दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी 1 2 3 तो है। तो इसका स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा? डी, 1 2 एंड 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि ख्याल से रिलेटेड है। ख्याल या ख्याल संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो ख्याल है ये एक म्यूज़िक है। तो इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है हम उसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ख्याल की संगीत रचनाओं को कव्वाली कहा जाता है। तो ये तो गलत है कि ये ख्याल अपना ये अलग सेक्ट है। ये इसका जो ओरिजिन हुआ था ख्याल का, ये एक्चुअली ये वर्ड पर्शियन से डेराइव किया गया है जिसका मतलब होता है आइडिया या फिर इमेजिनेशन। और इसका जो ओरिजिन हुआ है ये एक अमीर खुसरो को दिया जाता है इसका श्रेय, कि अमीर खुसरो ने इसका जो है एक तरह से इन्वेंशन किया है, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है ये कव्वाली ने कहा जाता है, तो ये तो गलत है। कव्वाली अलग चीज़ है, ख्याल अलग चीज़ है। और फिर उसके बाद पूर्वी ख्याल की धीमी शैली है और पंजाब ख्याल की द्रुत शैली है। तो ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये भी गलत है। ये जो शैली ये जो बता रहे हैं अलग अलग जैसे मेन जो घराने हैं ख्याल के, जैसे कि ग्वालियर घराना है और फिर किराना घराना है, फिर पटियाला घराना है, आगरा घराना है और भेंडी बाजारी। ये अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग घराने बना दिए गए हैं। उन पे इन घराने पे उस रीजन का कुछ ना कुछ असर है। तो इसमें से आप जानते हैं ग्वालियर घराना जो है सबसे पुराना घराना है, ये जितने भी इसके जो घराने हैं ख्याल के। और जो पूर्वी और ये जो पंजाब स्टाइल है ये ठुमरी से निकल कर आता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है तो ये तो गलत है, सेकेंड वाला। तो पहले दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए हैं। तो अपना लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं जो बोल रहा है ख्याल की उत्पत्ति का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है, ये जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसका स्टेटमेंट सी जो है सही हो जाएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बात कर रहा है तंजौर चित्रकला की, तंजौर पेंटिंग की। उनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि दिए हुए हैं। तो इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये जो तंजौर पेंटिंग है, ये इसकी एक ये फिगर है। तो ये जो पेंटिंग है ये इसके कुछ फीचर्स हैं कि इस पेंटिंग में जो मुकुट होते हैं ज़्यादातर ये बेस्ड होते हैं, ये जो भगवान पे हैं, गॉड्स पे ज़्यादातर ये बेस्ड होते हैं। और इनका एक मेन फीचर है कि इस वाली तंजौर पेंटिंग में जितने भी मुकुट बनाए जाते हैं भगवान के, वो कॉनिकल शेप में होते हैं। आप देख सकते हैं ये जितने भी इसमें एक गणेश जी का जो ये मुकुट है, तो ये सबके जो है कॉनिकल शेप होते हैं। तो ये एक इसका मेन फीचर है। और इसमें काफ़ी जो है ब्राइट कलर्स का यूज़ किया जाता है इस पेंटिंग में। तो इसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह एक प्रकार की लघु चित्रकला है। लघु चित्रकला मतलब मिनिएचर पेंटिंग है, जो छोटी छोटी जो कुछ होती हैं जो बहुत बड़े बड़े जो है चीज़ों को लेके चलती हैं, जो उसमें जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं। और कुछ होती है जो मिनिएचर, जो छोटे छोटे, उसमें छोटी छोटी चीज़ों को भी बारीकी तौर पर उसको जो है इनग्रेव्ड अच्छे से दिखाया जाता है। तो वो मिनिएचर पेंटिंग के फील्ड में आती हैं। तो ये लघु चित्रकला का एक प्रकार है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका सही है। फिर उसके बाद बोला यह गुप्त काल के दौरान समृद्ध हुई थी।
तो ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाता है। इसका ये गुप्त काल के टाइम पे नहीं हुई थी, ये थोड़ा लेट में करीब 18 से 19 सेंचुरी के टाइम पे डेक्कन रीजन में जो है ये स्टार्ट हुई थी ये जो पेंटिंग। तो ये गुप्त काल से इसका रिलेशन नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जैसे ही हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा तो हमें आंसर मिल जाएगा सी 1 और 3। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, जो कह रहा है लघु चित्रों में दिखाई देने वाली शंकु रूप मुकुट का चित्रकला की एक प्रतीकात्मक विशेषता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा 1 और 3। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है इसमें महाभारत की कथाएं गाथा गीत के रूप में गाई जाती हैं और रात्रिकालीन प्रदर्शन के लिए 1 या 2 घटनाओं को चुना जाता है। मुख्य गायक पूरे प्रदर्शन के दौरान सतत रूप से बैठे रहते हैं और सशक्त गायन और सांकेतिक भंगिमाओं के साथ वह एक के बाद एक सभी चरित्रों की भाव भूमिकाओं का अभिनय करते हैं। तो ये जो पूरे फीचर्स दिए हुए हैं, ये पूछ रहा है ये किससे रिलेटेड है, कौन सा ये रीजनल म्यूज़िक है, उस ये कौन सी म्यूज़िक के फीचर दिए हुए हैं। तो ये पंडावनी जो है म्यूज़िक, जो रीजनल म्यूज़िक है, जो अलग अलग रीजन के अलग अलग क्षेत्रों की अपनी जो म्यूज़िक होती हैं तो उनके फीचर। तो ये इसमें महाभारत के जो चीज़ें हैं, महाभारत के बहुत सारे जो कथाएं हैं उनको गाया जाता है और इसका मेनली जो है इसको रात में इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो इसका स्टेटमेंट जो है डी सही हो जाएगा, पंडावनी। और बाकी ये जो दिए हैं, ये लमन है ये हिमाचल प्रदेश का जो है रीजनल सॉन्ग है, हिमाचल प्रदेश का है। और फिर उसके बाद मांडो है, ये गोवा का है। और ये जो विल्लुपट्टू है, आप नाम से देख सकते हैं, ये तमिलनाडु का रीजनल म्यूज़िक है। तो अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, जो कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति है। मतलब कर्नाटक म्यूज़िक जो है, कर्नाटक म्यूज़िक उससे जो है रिलेटेड 3 मूर्ति है, किसको कहा जाता है। तो ये त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री, ये तीनों जो इन तीनों को कहा जाता है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति। इसका आंसर 11 का बी हो जाएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है थिएटर, अलग अलग थिएटर यानी कि रंगमंच की, और ये किस जगह से बिलोंग करते हैं, किस रीजन से बिलोंग करते हैं। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पहला बोल रहा है तमाशा जानते हैं, ये महाराष्ट्र का थिएटर है। तो इसका स्टेटमेंट जो दिया है मध्य प्रदेश, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है भांड पथेर जो है ये कश्मीर का है थिएटर। तो इसका स्टेटमेंट ये सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है माच थिएटर, ये मध्य प्रदेश का, ये मालवा रीजन से बिलोंग करता है ये प्ले, जिसमें कि मिथोलॉजिकल थीम पे बेस्ड होता है। इसमें जो है इम्पोर्टेंट कुछ राइम्स और जो रोमांटिक फोक्स होती हैं वो अपनी कहानियाँ सुनाई जाती हैं इसमें। तो ये जो है कहाँ से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश है। तो इसमें महाराष्ट्र दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है दशावतार जो है, इसको बोल रहा है गोवा। तो ये जो है थिएटर, ये कोंकण और गोवा रीजन से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट सी 12 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है मंदिर स्थापत्य कला विशेषताओं पर विचार कीजिए। हाँ जी, तो ये रेखा पीढ़ा देउल और खाखरा देउल, तो ये फीचर्स हैं मंदिर के, जो हमारा जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके कुछ फीचर्स हैं। तो ये इसका मैं फिगर के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी कि जैसे कलिंगा आर्किटेक्चर जो नगरा स्टाइल के अंदर आता है, तो इसके 3 फीचर ये जो है रेखा देउल आप देख रहे हैं, ये इस टाइप का जो श्राइन होती है, जो मंदिर की जो श्राइन होती है ऐसे बनी होती है इस शेप में, तो उसे रेखा देउल कहते हैं। जो कि मेन श्राइन होगी जिसके अंदर गर्भगृह होगा इसी रेखा देउल के अंदर, तो
तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है पीरा देउल। पीरा देउल जो ये है, ये जो मेन श्राइन होती है उससे पहले के जो होते हैं मंडपा आप जानते होंगे, अर्ध मंडप जो रहता है और मेन जो मंडपा होता है, तो वो पीरा देउल संरचना में बने होते हैं। तो उसे आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। फिर उसके बाद खाखरा देउल जो एंट्रेंस गेट होता है, वो उसका जो स्ट्रक्चर है इस टाइप से रहेगा, ये आप देख सकते हैं। और ये जो तीनों जो श्राइन होती हैं ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रहती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाखरा देउल, ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर के ये 3 फीचर्स हैं। तो ये पूछ रहा है, इसका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो मंदिर के जो आर्किटेक्चर के, टेम्पल आर्किटेक्चर की जो विशेषताएं हैं, ये कहाँ पे किस राज्य में पाई जाती हैं। तो ये आप जान रहे हैं कि कलिंगा आर्किटेक्चर है जो कि उड़ीसा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि अब बात कर रहा है मोहिनी अट्टम की। मोहिनी अट्टम आप जानते हैं क्लासिकल डांस है जो कि केरला से रिलेटेड है, और ये सोलो डांस है। सोलो डांस मतलब कि सिर्फ एक ही इंसान इसको जो है परफॉर्म करता है। तो ये एक सोलो डांस है, केरला से रिलेटेड है। तो इसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये एक केरला राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका बोलता है कि इसका उल्लेख संगम युग में महाकाव्य शिलापट्टिकरम आप जानते, 2 इसके जो संगम लिटरेचर में 2 एपिक रहे हैं, तो एक एपिक ये शिलापट्टिकरम रहा है। तो ये पूछ रहा है इसमें इसका जो है उल्लेख है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये संगम पीरियड से ही इस जो मोहिनी अट्टम है ये अपना जो ओरिजिन है वहीं से इनहेरिट करता है। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ये बेस्ड ऑन लस्या एलिमेंट, इसमें जो है लस्या शैली पे ये बेस्ड होता है। तो इसका थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि रिलेटेड है चरवका से। ये फिलॉसफी है, एक फ़िलॉसफी की बात हो रही है और इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, तो हम लोग को पता लगाना है ये कौन सी फ़िलॉसफी है। तो पहला इसका स्टेटमेंट बोल रहा है ये चरवका इस फिलॉसफी के जो मेन एक्सपाउंडर थे, मेन प्रतिपादक थे। तो ये कौन सी फिलॉसफी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इस दर्शन की प्रकृति भौतिकवादी है, भौतिकवादी यानी कि मटीरियलिस्टिक। फिर नेक्स्ट बोल रहा है इसने किसी अन्य लोक के अविश्वास को प्रदर्शित किया और अलौकिक सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार किया। तो ये तीनों जो फीचर हैं ये लोकायत दर्शन है उससे रिलेटेड ये जो फीचर है कि ये जो लोकायत दर्शन में मटीरियलिस्टिक फिलॉसफी की बात की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16th, जो कि सारनाथ से रिलेटेड है। सारनाथ की जो मूर्ति है बुद्धा की जो पाई गई है, तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है बुद्धा को पद्मासन में विराजमान दिखाया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है, पहले मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाती हूँ। ये सारनाथ की जो मूर्ति है बुद्धा की, तो इसमें ये बोल रहा है कि ये पद्मासन जो है उसमें बैठे हुए हैं। तो ये तो आप देख सकते हैं, जो इनकी मुद्रा है ये पद्मासन मुद्रा है। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है ये रिप्रेजेंट करता है धर्म चक्र प्रवर्तन को। तो आप देख सकते हैं इनका जो हाथ की जो मुद्रा है ये धर्म चक्र प्रवर्तन का जो ये है, धर्म चक्र प्रवर्तन को दर्शाती है ये जो इनकी मुद्रा है। तो इसका स्टेटमेंट जो है पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप ये वाली फ़ोटो का ध्यान रखिएगा कि ये जो सारनाथ से जो प्राप्त की गई है बुद्धा की मूर्ति, ये उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बात कर रहा है कि ये जो फीचर्स दिए हुए हैं और ये इसमें से क्या सही है नगरा स्टाइल की, कौन कौन से इसमें मंदिर हैं। तो पहला है बोल रहा है सूर्य मंदिर कोणार्क।
फिर उसके बाद दशावतार मंदिर जो देवघर में है। तो ये पूछा इसमें से कौन कौन से जो है उपयुक्त मंदिरों में से कौन से नागर शैली में निर्मित हुए हैं। तो आप जानते हैं जो नॉर्थ की जो जितने भी टेम्पल आर्किटेक्चर हैं वो नगरा स्टाइल में होते हैं, और साउथ के द्रविड़ स्टाइल में जो है ये मंदिर का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है। तो ये कोणार्क मंदिर है, ये भी नगरा स्टाइल पे है। फिर उसके बाद जो हमारा दशावतार मंदिर है तो ये भी नगरा ही स्टाइल पे है। और फिर उसके बाद ये जो मैसूर का वीरूपक्षा, ये स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। ये जो वीरूपक्षा टेम्पल है ये द्रविड़िया स्टाइल का टेम्पल है, वीरूपक्षा मंदिर, जो कि लोकेटेड है हम्पी में, हम्पी के बलारी डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में। और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया हुआ है वीरूपक्षा टेम्पल को, बट ये द्रविड़ स्टाइल में। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। हमारे जो पहले दोनों स्टेटमेंट है, जो सन टेम्पल कोणार्क का है और दशावतार टेम्पल जो है विष्णु टेम्पल है, ये दोनों जो है स्टेटमेंट सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बात कर रहा है सूफिज्म से, सूफिज्म। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करने हेतु उसके प्रति गहन भक्ति और प्रेम पर बल दिया है। तो ये इसका पहला फीचर की बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इसमें व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या की गई है। ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसमें महिलाओं को सूफी संत बनने में प्रतिबंधित किया गया, मतलब कि जो वुमेन है ये सूफी संत नहीं बन सकती हैं, ऐसा कुछ इसमें बोल रहा है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। ये जो सूफीज़म था ये काफ़ी लिबरल एक सेक्ट रहा है, जिसमें वुमेन को भी पूरी आज़ादी थी कि आप इसको सूफीज़म को परफॉर्म कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। और जैसे ही हम अपना थर्ड स्टेटमेंट एलिमिनेट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। ये आप जानते हैं सूफीज़म जो है इनका ये मानना था कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सेल्वेशन प्राप्त करना है, तो आपको भगवान के प्रति, गॉड के प्रति जो है आपको डिवोशन अपना और लव फॉर द गॉड आपको दिखाना होगा। तो यही एक तरीका है सेल्वेशन को प्राप्त करने का। और इन्होंने इसमें जो है कुरान जो है इसको इंटरप्रिटेशन, इसकी जो कुरान की व्याख्या की गई है हर इंसान के अपने खुद के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर, कि ये जो कुरान में जो जितने भी लाइंस लिखी हैं तो ये आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो ये काफ़ी लिबरल सेक्ट रहा है इस्लाम का। तो इसके पहले दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसके पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं जो कि बोल रहा है व्यापार धन के उपयोग के बिना वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। मतलब कि जो ट्रेड था वो बेस्ड था किस पे, एक्सचेंज, गुड्स को एक्सचेंज करने पे। इसके क्या कहते हैं, इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, कि जिसमें क्या होता था कि हम गुड्स को एक्सचेंज कर लेंगे कि आप मुझे गेहूं दे दो, उसके बदले में चावल दे दूंगा, इस टाइप से। इसमें मनी नहीं था, तो बार्टर सिस्टम पे बेस्ड था, ये ऐसा बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है। उस वक्त मनी का ज़्यादा चलन नहीं था हड़प्पा सभ्यता में। मेनली जितने भी ट्रेड होते थे वो बार्टर सिस्टम के आधार पे होते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो हड़प्पा वासी थे उनको समुद्र का ज्ञान नहीं था। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप जानते हैं लोथल साइट थी जो गुजरात की रही है, वो एक जो है पोर्ट रहा है, पोर्ट सिटी रही है जहाँ से ट्रेड होता था, तो उनको नॉलेज थी इसकी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 19 का ए। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि एकता प्रणाली से के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो एकता सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। तो एकता जो है ये अरेबिक वर्ड से ये जो वर्ड है, ये जो एकता वर्ड है, और एकता सिस्टम में क्या पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एकता का प्रशासन मुक्तियों द्वारा किया जाता था। मुक्तीज जो थे इसको एडमिनिस्टर करते थे। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एकता को वंशानुगत बनाया था। मतलब हेरिडिटरी किसने बनाया था, बोला फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये तो सही है कि जो फिरोज शाह तुगलक जब आए थे तो ये पहले हेरिडिटरी नहीं था एकता सिस्टम, लेकिन इनके आने के बाद से इसमें जो है ये जो
एकता सिस्टम, इसको हेरिडिटरी कर दिया गया था कि आपको जो लैंड राइट रहेंगे, एकता जो है वो जो है इसको एक के बाद एक आप अपने जो है वंशानुगत इसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसका स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएंगे, तो सी का इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है प्राचीन नदियाँ और उनके आधुनिक नाम। मतलब जो अभी जो हमारे वहाँ बहुत सारी जो रिवर्स हैं उनका ऋग्वेदिक के टाइम पे क्या क्या नाम था। तो पहला बोला है पारुष्णी झेलम। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका गलत लग रहा है, क्योंकि पारुष्णी जो थी वो रावी नदी का नाम था। बिपाशा बियास, तो ये स्टेटमेंट तो सही है दूसरा इसका, क्योंकि बियास जो थी उसका नाम था बिपाशा। और फिर अक्सिनी चिनाब, और रावी नदी का नाम था पौरुषनी, जो कि मैंने यहाँ पे बताया आपको। और झेलम थी, झेलम जो है, झेलम को ऋग वैदिक काल में कहा जाता था वितास्ता। ठीक है। और इंडस वैली को तो आप जानते ही होंगे, सिंधु कहा जाता था। और भी एक रिवर है जैसे कि घग्गर रिवर, घग्गर रिवर को कहा जाता था दृश द्वाटी। और गोमती रिवर को तो गोमती कहा जाता था, तो इसका तो कोई नाम चेंज नहीं हुआ है अभी तक। तो ये कुछ रिवर्स थी जिनके पुराने नाम थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब इसका पहला स्टेटमेंट गलत है तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट बचेंगे बी, तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि पूछ रहा है कि कमल महल और महानवमी डिब्बा ये जो है निर्मित किए गए हैं, ये किस राज्य की में उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। मतलब किस राज्य की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। जो ऑडियंस हॉल या महावमी डिब्बा, ये जो फीचर हैं ये किसके हैं, ए विजयनगर एम्पायर के हैं। कमल महल मतलब कि लोटस पैलेस, ये फीचर, ये इस टाइप की बिल्डिंग जो है विजयनगर एम्पायर में पाई गई हैं। इसके बाद अपने 23rd क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि समुद्रगुप्त के काल से रिलेटेड है, शासन काल से रिलेटेड है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इसमें, विष्णु सेन ने इलाहाबाद में एक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों का प्रदर्शित उत्कीर्ण की थी। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो विष्णु सेन जो ये लॉजिस किया था इन्होंने, कि मिलिट्री एक्सपीडिशन जो कि समुद्रगुप्त ने चलाया था वो इलाहाबाद पिलर पे दिया हुआ है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। ये जो इलाहाबाद पिलर था इसको हरिसेन ने बनाया था। तो और किसके टाइम पे बनाया था, चंद्रगुप्त 1 के टाइम पे हरिसेन ने ये इलाहाबाद पिलर का निर्माण किया था, उसको इनग्रेव्ड किया था। तो पहला तो स्टेटमेंट जो इसका है ये गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, ये जो फाहियान थे चाइनीज़ ट्रेवलर, ये इनके टाइम पे आए थे, समुद्रगुप्त के शासनकाल की बात हो रही है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हम जानते हैं फाहियान ने इंडिया में विजिट किया था, जो कि चाइनीज़ ट्रेवलर थे समुद्रगुप्त 2 के टाइम पे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, समुद्रगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी इन्होंने। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। चंद्रगुप्त 2 को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, ना कि इनको। तो इसके आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है पोइट्री से रिलेटेड, सॉरी पॉटरी से रिलेटेड। उसका पीरियड, कौन सी पॉटरी किस टाइम पे रही है, मृद भांड या पॉटरी, और किस पीरियड में रही है। तो पहला बोल रहा है कि चित्रित धूसर मृद भांड, चित्रित धूसर मतलब कि पेंटेड ग्रे वेयर जो है, ये बोल रहा है कि ऋग्वेदिक पीरियड की है। तो ये स्टेटमेंट जो है इसका सही है। जो हमारी ग्रे वेयर पॉटरी थी ये ऋग्वेदिक काल में पाई गई थी। फिर उसके बाद ये बात करता है ऑकर कलर पॉटरी, ऑकर कलर पॉटरी मतलब गैरिक मृद भांड, ये नियोलिथिक पीरियड। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है नदर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ये हड़प्पन पीरियड बोल रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट इसका गलत है। सिर्फ पहला सही है जो कि ये प्रिंटेड ग्रे वेयर, ये ऋग्वैदिक के टाइम पे पाई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा C1 ओनली। और ये जो नदर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है ये मॉडर्न पीरियड की पॉटरीज हैं, तो ये मॉडर्न पीरियड की जो NBP भी इसको कहते हैं, तो इसका स्टेटमेंट C सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे 25th। हाँ जी, ये बात कर रहा है जमींदार की, जो मुग़ल के टाइम पे जो जमींदार रहे हैं मुग़ल के टाइम पे, तो उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। तो पहला बता रहा है दे हैड अ हेरिडिटरी राइट ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, मतलब कि उनके पास हेरिडिटरी राइट थे। नेक्स्ट है दे ओन्ड ऑल द लैंड कंप्राइजिंग हिज जमींदारी एंड द पेजेंट हैड नो राइट ऑन द लैंड। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें बोल रहा है they were prohibited from maintaining armed contingent due to fear of rebellion। तो ये जो इसका जो स्टेटमेंट पहला बोल रहा है कि इनको हेरिडिटरी राइट थे, तो ये तो स्टेटमेंट इसका सही है कि जो मुग़ल के टाइम पे जो जमींदारी सिस्टम था इसको जो है हेरिडिटरी कर दिया था मुगल्स ने, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है। और जो ये बोल रहा है कि दे ओन्ड ऑल द लैंड कंप्राइजिंग हिज जमींदारी एंड द पेजेंट हैड नो राइट, ऐसा कुछ नहीं है। जो पेजेंट उस पर काम करते थे उनके पास भी कुछ राइट होते थे, ठीक है। और दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेंटेनिंग आर्म्ड कंटिजेंसी, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जो भी जमींदार होते थे उनको एक आर्मी दी जाती थी उस वक्त, ताकि जो इनका मेंटेनेंस है वो पूरी तरह से वो कर पाएँ, क्योंकि उनका जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है पेजेंट से ये सब, तो उसके लिए उनको एक आर्म फोर्स दी जाती थी, ताकि इन केस अगर कभी रिबेलियन हो जाए पेजेंट का, ये कोई रिवॉल्यूशन टाइप कोई अगर ऐसी स्थिति आती है तो उनके पास से टोटल फोर्स है ताकि उसको कर्ब कर सकें। तो इसका जो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा C1 ओनली। तो हमारा डिस्कशन यहीं तक है, इसका 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमारी जो UPSC हिंदी के द्वारा जो चलाई गई ये टेस्ट सीरीज़ है, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद के जितने भी डिस्कशन है वो आपको पेड बैचेस में मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।